हाँ, सभी को शुभ संध्या। उम्मीद करते हैं आईसीटी आप लोगों ने बहुत ढंग से पढ़ ली होगी। अब आज मैं आप लोग को फिर नया सेगमेंट पढ़ाऊंगा। मैंने बताया भी था कि मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको आज फिर से उच्च शिक्षा संबंधी कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, यानी कि हायर एजुकेशन का सेक्टर पढ़ाऊंगा। हायर एजुकेशन। आवाज जा रही? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बता दीजिएगा, कोई दिक्कत अगर ना हो तो। इसका पहले भी ना देख लीजिए आराम से। आवाज जा रही हो तो बताइए, क्योंकि आज आप लोग को कुछ विशेष चीजें बतानी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया, सबको प्रणाम। अब देखो, आज देखो 2020 से लेकर के 23 के बीच में हायर एजुकेशन के संबंध में कुछ पोर्शन बार बार आते रहे, उस पर विशेष ध्यान दे दीजिए। पहला जो चीज मैं पढ़ा चुका हूं, पहला देखो, प्राचीन शिक्षा पद्धति से एक प्रश्न आता है, ये आपको पता है, ये आप पढ़ चुके हैं, पहले समझ लो। जो बच्चे नए हैं उनको भी बता दें कि जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो जरूर पढ़ लेना। चलो अच्छी बात है, अगर अच्छा समझ में आ रहा है, साथ में जेआरएफ हो जाओ तो बड़ी अच्छी बात है। देखो, प्राचीन शिक्षा एक प्रश्न, सेकंड एनईपी 2020 और एनसीएफ 2022 एक क्वेश्चन, ये तो 100% श्योर वाले हैं। तीसरा जो आपकी स्वायत्त निकाय हैं जैसे एनसीटी, मैं जो नोट कर रहा हूं कृपया उसको पढ़ने का प्रयास जरूर कर लेना। साथ में आज मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ा दूंगा। एनसीईआरटी या एआईसीटी, सीबीएसई, एनआईओएस, इस तरह की संस्थाएं, और यूजीसी, और साथ में एक और संस्था तैयार करना जो तुम्हारा एग्जाम लेने के लिए तैयार बैठी है, एनटीए। ये कुछ संस्थाएं, इनके विषय में यूजीसी के पेपर में जरूर एक आध क्वेश्चन आता है। अब क्या बनेगा वो तो वही जाने, लेकिन आता जरूर है। ठीक, इसके पश्चात ये तीसरा क्वेश्चन बनता है, मान लो ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आजकल जो आ रहा है वो नैक की ग्रेडिंग से या एनआईआरएफ रैंकिंग से या क्यूएस रैंकिंग से, ये न्यू है, पहले नहीं बनता था, अब बन रहा है। तो चौथा क्वेश्चन मान लो इससे आ रहा है। पांचवा इन्हीं में से कुछ भी आ सकता है, कोई नई स्कीम, कोई नई योजना आ गई हो, या इन्हीं में से कुछ मिला करके कुछ भी आ जाए, पांचवा। तो आज हम लोग, ये आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, ये बचा हुआ सेगमेंट है, पढ़ाऊंगा आज हम लोग इसमें। ये सब के विषय में थोड़ा बहुत आप जानते हैं, ये थोड़ा सा नया वर्ड है क्यूएस रैंकिंग। तो आज हम इसी पे चर्चा मेनली करेंगे कि आपका जो समय है क्यूएस रैंकिंग को समझने में जाए, क्योंकि क्यूएस रैंकिंग आप समझे होंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम क्यूएस रैंकिंग पढ़ाते हैं। आराम से समझना, बहुत से बच्चों के लिए रैंकिंग नहीं है। तो हायर एजुकेशन में एक है आपकी, आपको दो रैंकिंग पढ़नी है। ये जो आज मैं पढ़ा रहा हूं क्यूएस रैंकिंग, और दूसरी एनआईआरएफ रैंकिंग। तो दो ही रैंकिंग पढ़नी है, दो में से एक जरूर आती है और क्वेश्चन आती है। सर वीडियो में दिक्कत है, अच्छा रुको ठीक कराता हूं, देखता हूं। सब दिक्कत ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो। इधर देखो, क्यूएस रैंकिंग और एनआईआरएफ रैंकिंग, दो रैंकिंग है जिसमें से आज आप लोग पढ़ेंगे क्यूएस रैंकिंग। ठीक, तो अब बिना देर किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्यूएस रैंकिंग का। अब हो सकता है आवाज एकदम क्लियर जा रही हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यूएस रैंकिंग, ठीक, और इससे अच्छी बात क्या है कि इस रैंकिंग से अभी तक प्रश्न नहीं बनते थे, लेकिन 20 से 23 के बीच में प्रश्न बनने लगे। तो आप शुरू कर लीजिए क्यूएस रैंकिंग। ठीक, एनआईआरएफ आप लोग को पता है कि अप्रैल में जारी होती थी, ये तो याद होगा। एनआईआरएफ हर साल जो है अप्रैल में ही जारी होती है। तो ये वाली रैंकिंग आप लोग को देखनी है, जब तक मैं नहीं पढ़ा रहा हूं स्वयं से देख लेना 2023 वाली एनआईआरएफ की। ठीक है, और नहीं तो आने वाली नहीं, क्योंकि दिसंबर में पेपर है। हाँ, क्लास क्यों नहीं रही पब्लिक? आजकल तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए क्लास नहीं चल रही थी। तबीयत ठीक हो गई है, अब आप लोग की क्लास चलेगी। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अधिकांश बच्चों को क्यूएस रैंकिंग का फुल फॉर्म नहीं पता, तो उसको याद कर लो, क्वाक वेरेली
थोड़ा अजीब सा नाम है, बस याद कर लेना, क्वाक वेरेली साइमंड्स रैंकिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है क्वाक बेरेली साइमंड्स रैंकिंग। तो सबसे पहले तो हाँ, आप कोशिश करेंगे कि चले, सबसे पहले तो ये तैयार कर लो क्यूएस का फुल फॉर्म। मान लो एग्जाम ने तुमसे क्यूएस का फुल फॉर्म ही पूछ दिया, तो जान लेना क्वाक बेरेली साइमंड्स रैंकिंग होती है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक किसका आंसर आ रहा है, जिसका नेट स्लो है अभी तक उसका आंसर ही आ रहा है क्वेश्चन का, कोई नहीं। तो कुल मिलाकर के ये क्वाक बेरेली जो आपकी रैंकिंग है, ये इनमें कुछ मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। हर रैंकिंग, देखो यूजीसी के पूछने के तरीके के अकॉर्डिंग पढ़ो। पहली बात, यूजीसी पूछती क्या है, जो चीजें आप ना कर पाए वही वो पूछना पसंद करती है। सबसे पहले क्यूएस याद रखोगे तो तुम्हें ये नहीं पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप तैयार कर लीजिए क्वाक बेरेली साइमंड्स रैंकिंग। अब हर रैंकिंग के कुछ ना कुछ मापदंड होते हैं, स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं। अब क्या हुआ वो आराम से समझाते हैं। आजकल डेंगू और चिकनगुनिया ही चल रहा है, तो ऐसी ही कुछ चीजें हुई होंगी। ठीक है, तो अब देखो इसके मापदंड क्या हैं। हर रैंकिंग के अपने अपने मापदंड होते हैं, तो इसके भी क्या होंगे, कुछ मापदंड होंगे। तो मैं बता देता हूं किस तरह से मापदंड आप तय करेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये सब चीजें आपसे पूछी जाती रहेंगी। 3 नए मापदंड जोड़े गए हैं, 3 पुराने थे, तो आप पहले 3 नए जान लो, क्योंकि यूजीसी पूछ लेगी कौन से ऐसे मापदंड हैं जो क्यूएस रैंकिंग 2024 में नए रूप से जोड़े गए। तो पहले हम न्यू स्टैंडर्ड लिख देंगे, उसके बाद आपको ओल्ड स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे। तो न्यू स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड जोड़ा था स्थिरता, ये मैं आगे एनएस लिख रहा हूं, एनएस का मतलब है न्यू स्टैंडर्ड, ये जोड़ा गया। दूसरा था रोजगार परिणाम, रोजगार परिणाम, ये भी नया है, मतलब 3 पुराने पहले से थे, 2 नए 3 नए जोड़े गए, तो वो 3 नए पहले जानो, 3 पुराने उसके बाद बता देंगे। और इसके बाद एक और जुड़ा था अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क, इसको दिमाग में जरूर रखना, रिसर्च का पेपर देने जा रहे हो। अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क, अनुसंधान नेटवर्क ये। तो अगर आपसे कोई पूछे, देखो यूजीसी में कूट आकर के आपसे क्वेश्चन पूछता है कोडिंग बना करके, तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन कौन सी रैंकिंग के मापदंड 2024 में नए रूप से जोड़े गए। तो सबसे पहला है स्थिरता, दूसरा है रोजगार परिणाम, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क। ये 3 नए हैं, तो 3 पुराने कौन कौन से हैं, चलिए कोशिश की जाएगी कि मैराथन भी चल जाए। वैसे परेशान मत होइए, जो चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें की जाएंगी। पुराने कौन कौन से थे उस पर भी ध्यान दो। तो सबसे पहले आपका एजुकेशनल वैल्यू क्या है, शैक्षिक प्रतिष्ठा क्या थी, मतलब आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसे संस्थान है, ये ओल्ड स्टैंडर्ड था, पहले भी था अब भी है। पुराने वाले तो रहेंगे, नए वाले अब जुड़ गए 2024 में, पहले 3 थे अब 6 हो गए। ठीक, इसके पश्चात आपका छात्र और वही संकाय, जैसे कोई भी फैकल्टी है, फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो। दूसरा फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो, जो दूसरा मापदंड है पुराना, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, फैकल्टी छात्र अनुपात, ये दूसरा पुराना वाला है, ओएस ओल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो 5 हो गए। छठा क्या हो सकता है, तो आपका छठा बनता है नियोक्ता प्रतिष्ठा, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेपुटेशन क्या थी, मतलब एम्प्लॉयमेंट इससे कितनी मिल रही थी, तो उसको हिंदी में बोलते हैं नियोक्ता प्रतिष्ठा, ओएस ओल्ड स्टैंडर्ड। तो देखो ये 3 ओल्ड हैं जो पहले थे, ये 3 न्यू है जो अब जोड़ दिए गए। तो अगर यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा नए कितने, तो 3, पुराने कितने थे, तो 3, अब टोटल कितने हैं, तो आप बताएंगे सर 6 मापदंडों के आधार पर क्यूएस रैंकिंग अपना रैंक तय करती है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमको और बाकी चीजों से उतना मतलब नहीं है, सबसे अधिक किसका वेटेज है,
तो आप लोग को अच्छे से समझा दें, एकेडमिक रेपुटेशन का सबसे अधिक वेटेड होता है। यानी अगर आपसे पूछेगा इसमें से सबसे प्रमुख मापदंड कौन है रैंकिंग करने का, तो आप ध्यान दीजिएगा शैक्षिक प्रतिष्ठा का सबसे अधिक वेटेज होता है। कितने परसेंट? 30%। हमेशा ध्यान देना, जो आपका शैक्षिक प्रतिष्ठा होगी उसका कितना वेटेज होगा? 30% का। बाकी 10-15 इस टाइप से चलता जाता है। देखो नीचे के जो तीनों जुड़े हैं, 3 नए जो आए हैं न्यू इंडिकेटर, उनको तैयार कर लो ऐसे ही। इनका वेटेज 5-5% का है, ठीक है। इसका वेटेज 15% का है, इसका वेटेज 10% का है। तो वेटेज अपना तैयार कर लो और इसका 30 बता दिए, ठीक है। तो इतना ही आपको बस तैयार करना है नॉर्मली। ये वेली वेटेज है इन सब का, जो भी आपकी रैंकिंग का वेटेज दिया जा रहा है। अब भारत के कौन कौन से संस्थान जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, यही इंपॉर्टेंट है। अब ये तैयार कर लो बस। 2024 की रैंकिंग में शिक्षण प्रशिक्षण संख्या, हाँ ठीक। अब आपको देखना है कि भारत के कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो इसकी रैंकिंग में है। वैसे टॉप 100 में तो कोई नहीं है, लेकिन टॉप 200 में भारत के हैं। तो भारत के संस्थान फिर मैं बता दूंगा वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन है, लेकिन हमें जो यूजीसी की तरफ से जरूरत है वो भारत के संस्थान ही ज्यादा पूछेगा। तो उतना याद करना कि भारत के कौन कौन से संस्थान है। तो सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे आता है, ये 149वीं रैंक पे है, पहले 172 पे था। आईआईटी बॉम्बे, मैं 2024 यहां पे लिख दे रहा हूं, 2024 में ये 149 नंबर पे है। पिछले साल ये इसी रैंक में, क्यूएस रैंकिंग में, ये सब क्यूएस रैंकिंग बता रहे हैं, 172 पे था, ठीक है। 2024 में ये 149 नंबर पे, 2023 में 172 पे था। मतलब इसने अपने आप का धीरे धीरे डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से हुआ है। आईआईटी दिल्ली पहले 174 पे था, अब 197 पे हो गया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली देखो पीछे हट गया, पहले 174 पे था, अब 192 पे आ गया है। आपको दिक्कत ना हो इसलिए ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। ये अपना याद जरूर कर लेना। इस साल की रैंकिंग तो जानते ही रहना। फिर आईआईएससी बेंगलोर जो था, आईआईएससी पहले 155 पे था, अब पहुंच गया है 225 पे। आईआईएससी तो बहुत ज्यादा प्रगति तो नहीं की है, ये बेंगलोर में है आईआईएससी, 255 पे पहुंच गया है, 252 या 55, 225 पे, सॉरी, हाँ 225 पे पहुंच गया है, पहले था 155 पे। कुल मिलाकर के पहला वाला सुधरा है, बाकी की रैंकिंग गिरी है। आईआईटी खड़गपुर 271 पे पहुंच गया, पहले था 270 पे। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर 271 पे पहुंच गया, पहले था 270 पे, ठीक है। तो आपसे देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो भी समझ लो। वो तुमसे ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस संस्थान की रैंकिंग में सुधार हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा इन चारों में सब में क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे में क्या हो गया है, रैंकिंग में सुधार हो गया है। बात समझ में आई? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखिए। इसके बाद आईआईटी कानपुर, इसकी भी रैंकिंग 278 पहुंच गई है, पहले थी 264। आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर की रैंकिंग भी गिरी है। पहले कितनी थी इसकी रैंकिंग, 264 थी, अब 278 पे, 278 पहुंच गई, पहले थी 264, ठीक है। मैंने 1 2 3 टॉप 5 लिखा दिया, भारत के टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स, उनकी रैंकिंग बता दी है। वैसे तो ये लंबी लिस्ट है, लेकिन आपको टॉप 5 से ही काम चल जाएगा। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या ना हो तो आगे बढ़े। अब देखो इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब नंबर 1 पे कौन है पूरी दुनिया में, रैंक 1 पे? वैसे ये पूछता नहीं है, फिर भी जान लो। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंक 1 पे है, मैसाचुसेट्स।
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये संस्थान जिसे हम MIT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसकी रैंक 1 है। बस इस रैंकिंग के विषय में इतनी ही चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो चीजें आपने आराम से देख ली। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब मैं इसका एक क्वेश्चन देता हूं। हाँ, 2024 ही लिखें, क्योंकि 2024 में ही ये जो QS रैंकिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, QS रैंकिंग, ये मैं 2024 पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? 2023 बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं। और ये रैंकिंग थोड़ा जल्दी दिखाई देती है, मतलब पहले आती है, इसलिए 2024 लिखें, तो इसलिए बिल्कुल मत परेशान होइएगा। क्लियर? चलिए आते हैं थोड़ा और आगे। तो आपसे QS रैंकिंग से एक क्वेश्चन देते हैं, जरा करके देखना। प्रश्न है आपका, QS रैंकिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? QS रैंकिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, QS रैंकिंग में भारत के संस्थान टॉप 100 के अंतर्गत आते हैं। सेकंड, इस रैंकिंग में, इसमें लिख दे रहा हूं, इस रैंकिंग में इसमें मुख्यतः रोजगार प्रतिष्ठा, स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क, नए मापदंड जोड़े गए, नए मापदंड जोड़े गए हैं। तीसरा, IIT बॉम्बे की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना गिरावट दर्ज हुई है, नंबर 4, QS रैंकिंग का पूर्ण नाम क्वाक वेरेली साइमंड्स रैंकिंग है, साइमंड्स रैंकिंग है। ठीक, मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं अगर आपने QS रैंकिंग पढ़ ली है तो? जरा बोल। अच्छा भैया प्रणाम। चलो जल्दी से बता दो, इसमें से QS रैंकिंग के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से नहीं है? ठीक है, जल्दी से सोच के विचार के बताइए फटाक से, तो हम आपको बाकी चीजें बताएं। ठीक है, जल्दी जल्दी। किसी का आंसर सोच के विचार के बताइए। 2 और 4 करेक्ट हैं, दूसरा ठीक है, चौथा ठीक है। ठीक है, देखो पहला गलत है, 100% गलत है, क्योंकि टॉप 100 में कोई भी भारतीय संस्थान नहीं है। और दूसरा भी गलत है कि पता नहीं, दूसरा सही है, ये 3 नए मापदंड जोड़े गए। तीसरा गलत है, IIT बॉम्बे की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट नहीं आई है बल्कि वो बढ़ा है, तो ये भी गलत है। चौथा, फुल फॉर्म इसका क्वाक वेरेली साइमंड से बिल्कुल सही है, यानी कि जिस बच्चे ने 2 और 4 आंसर दिया होगा वही सही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? 2 और 4 100% सही है। किसी बच्चे को कोई समस्या है इसमें? समझ में आ गई बात? चलो,
तो ये हो गई आपकी क्यूएस रैंकिंग। क्यूएस रैंकिंग के विषय में जो आपसे पूछा जा सकता था वो मैंने बता दिया। हो सकता है इसके बाहर ना आए, इतने में से ही पूछे, तो आप इतने को तो अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं कि कुछ और चीजें आपको बता दें। आज आपको एनआईआरएफ रैंकिंग भी साथ ही बता देते हैं कि आपका दोनों रैंकिंग वाला मसला क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो चलिए एनआईआरएफ पढ़ लीजिए क्योंकि घरेलू रैंकिंग है, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। एनआईआरएफ ये 2023 तक ही जारी हुई है क्योंकि अप्रैल में जारी हो गई थी। तो एनआईआरएफ के विषय में बहुत सी चीजें हैं जानने को, क्योंकि एनआईआरएफ जो रैंकिंग है उसके विषय में आप जितना भी जानेंगे उसमें से कहीं ना कहीं से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें आप इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। देखिए एनआईआरएफ का मतलब है, क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशनल या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, बताइए जल्दी से कितने बच्चों को पता है एनआईआरएफ का फुल फॉर्म? कुछ चीजें आप लोगों को बेसिकली पता होनी चाहिए, जल्दी जल्दी बताते जाइए तो उसके बाद हम बताएं। नहीं आता होगा तो बिल्कुल बता देंगे। जल्दी जल्दी देख के बताओ एनआईआरएफ का फुल फॉर्म, क्योंकि एग्जाम में कई राउंड आने वाला क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि एनआरआई की शुरुआत कब हुई, कब से आया, किसने किया, तो बेसिक बताऊंगा फिर आगे। एनआईआरएफ का फुल फॉर्म किसी बच्चे को पता है? नहीं याद क्या? चलो अच्छा, देखो एक एन का मतलब नेशनल होगा, आई का मतलब इंस्टीट्यूट होगा, आर का मतलब रैंकिंग होगा, एफ का मतलब फ्रेमवर्क होगा। तो क्लियर, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, हिंदी में लिख दे रहा हूं, समझ लेना। फ्रेमवर्क, ठीक है, मतलब ये राष्ट्रीय संस्थानों की रैंकिंग करता है। बड़ी अच्छी बात है अगर पता है तो अब देखो इसमें होगा क्या, एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो सबसे पहली बार आई थी 2015 में। पहली बात समझ लो, एनआईआरएफ रैंकिंग का जो बेसिक है वो आया कब था? 2015 में। 2015 में इसको लॉन्च किसने किया होगा? तो आप सभी को पता है उस समय शिक्षा के क्षेत्र में आपकी जो सरकारी संस्थान था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसी ने एनआईआरएफ रैंकिंग जारी की थी 2015 में। अब इसका नाम बदल करके क्या हो गया? एमओआई हो गया है, ठीक है। हाँ ठीक है, रैंकिंग फ्रेमवर्क बिल्कुल सही है। परेशान नो, जो भी पता है उतना भी बहुत है आपके लिए। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं, या इंस्टीट्यूट लिखे इंस्टीट्यूशनल होता है, ठीक है, याद कर लेना। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थानगत रैंकिंग रूपरेखा या फ्रेमवर्क, ठीक है, सुधार लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, ये हायर एजुकेशन, अब देखो 2015 में ये लॉन्च की गई थी, लेकिन इसके 3 साल बाद यानी कि 2018 से देश के सभी हायर एजुकेशन पे लागू हो गई, देश भर के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पर लागू हो गई। मतलब इस रैंकिंग के अंतर्गत देश के सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आने लगे थे। कब से? सन 2018 से। तो बेसिक जानते रहोगे तो ये गलतियां नहीं करोगे। कब से लॉन्च हुआ, कब से पूरे दुनिया देश भर की रैंकिंग होने लगे इंस्टीट्यूटों की? तो 2018 से। तो ये 2 बात हमेशा याद रखना। पहले इसमें कुल 11 श्रेणियां थी, आपको पता है कि अब बढ़ गई है, आपको अच्छे से पता होगा कि पहले 11 श्रेणियां थी, अब उससे बढ़ चुकी हैं, वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो इसके मापदंड कौन कौन से थे वो जान लो। मापदंड से इसके कई बार प्रश्न बनाए, तो मापदंड देखो। एनआईआरएफ के मापदंड क्या थे? अभी आपने क्यूएस के मापदंड देखे ही होंगे, तो एनआईआरएफ के कुछ मापदंड पहले समझ लीजिए। मापदंड से प्रश्न हमेशा बनते आते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो 2023 की रैंकिंग बताना आसान हो जाएगा। पहला मापदंड है शिक्षण, शिक्षा और संसाधन, टीचिंग। देखो शिक्षण, पहला मापदंड क्या होगा? शिक्षण यानी कि टीचिंग, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, और संसाधन यानी कि रिसोर्सेज। इसका पहला मापदंड है कि आपके यहां पढ़ाई कैसी हो रही है, बच्चों को शिक्षा कैसी मिल रही है, और आपके यहां इंफ्रा कैसा है, ठीक है। हाँ
चले आगे बताएं। सेकंड, तो इसके बाद ये इसका पहला मापदंड है। दूसरा अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, इसका दूसरा मापदंड है अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास। अच्छा, एक बेसिक सी बात देखो, आपका इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा दे रहा है, आप कुछ दुनिया के लिए नया नहीं कर पा रहे हो, न खुद के लिए कुछ कमा पा रहे हो, तो आपके पढ़ने का मतलब क्या है? तो भारत में जो रैंकिंग का मापदंड बनाया गया बड़ा अच्छा बनाया गया। जैसे उसमें ही बना हुआ था, एम्प्लॉयमेंट रेशियो वाली बात की, एम्प्लॉयमेंट प्रतिष्ठा की बात की थी, मतलब रोजगार कितना मिल रहा है। हर रैंकिंग में एक चीज मुद्दा जरूर बनेगा, रोजगार और अनुसंधान, क्योंकि हायर एजुकेशन पढ़ने का मतलब ही है या तो दुनिया के लिए कुछ नया करो या खुद के कमाई के लिए कुछ नया करो। दोनों से तुम्हारा विकास और भारत का विकास या दुनिया का विकास हो जाएगा। तीसरा, स्नातक परिणाम। तीसरा ग्रेजुएशन रिजल्ट की बात करता है। तीसरा इसमें क्या है, आपके इंस्टीट्यूट से स्नातक परिणाम कैसा जा रहा है, ये इसका तीसरा मापदंड है। ठीक है। चौथा इसका है समावेशिता। दो है, आउटरीच और समावेशिता बोलते हैं। आउटरीच, क्या आउटकम प्राप्त हो रहा है, और समावेशिता, आप कैसे चीजों को समावेश कर पा रहे हैं, इसका ये चौथा मापदंड है। पांचवा मैं इधर लिख दे रहा हूं। पांचवा इसका मापदंड है समकक्ष अनुभूति। जो पढ़ पा रहे हैं वो डायरेक्टली आपको इफेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो ये 5 मापदंड होते हैं किसके, एनआईआरएफ रैंकिंग जारी करने के। ये 5 प्रमुख मापदंड हैं, तो आप इसको रट जाइएगा। पहला है शिक्षण, शिक्षा और संसाधन। दूसरा है अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास। तीसरा है आपका स्नातक परिणाम। चौथा है आउटरीच और समावेशिता। चौथा है आपका क्या है, आउटरीच और समावेशिता। और पांचवा क्या है, सक्षम अनुभूति लिखना था, मैंने कुछ और लिख दिया, थोड़ा सा गड़बड़ी है, मिटा देता हूं, कुछ और लिखा गया था। समकक्ष, अच्छा सॉरी, समकक्ष अनुभूति लिखना था, गड़बड़ लिख दिया होगा शायद, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, समकक्ष अनुभूति। अब इसमें आपको जानना क्या है, 2023 की रैंकिंग में क्या बदलाव आए थे वो समझ लीजिए। 2023 की रैंकिंग, और देखो अब एक लाइन और समझ लो। 2023 की रैंकिंग से पहले, 2023 से पहले ये 11 श्रेणी में रैंकिंग करता था। 11 अलग अलग श्रेणियां थी, जैसे ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इस तरह की 11 श्रेणियां थी। लेकिन 2023 में जो रैंकिंग जारी हुई उसमें एक श्रेणी और जोड़ दी गई, +1 कर दी गई। अब टोटल कितनी श्रेणियां हैं, तो आप कहेंगे सर 12 श्रेणियां। तो यूजीसी आपसे 11 से क्वेश्चन बाद में बनाएगी, पहले पूछेगी कौन सी नई श्रेणी जुड़ी, तो उस नई श्रेणी का नाम है कृषि और संबद्ध क्षेत्र। ये श्रेणी जोड़ दी गई, कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र नाम की एक श्रेणी जोड़ दी गई। अब श्रेणियों की कुल संख्या हो गई है 12। ठीक है, तो आपको उनके नाम पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। तो इसमें रैंकिंग जारी कैसे होती है, तो देखो इसमें जो श्रेणियां बनती हैं, इसकी श्रेणियां कैसी हैं वो समझ लो। एक है ओवरऑल रैंकिंग, दूसरी है यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तीसरी है कॉलेज रैंकिंग। ठीक है, 3 ये हो गई। चौथी है आपकी अनुसंधान संस्थान, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट रैंकिंग, रिसर्च इंस्टीट्यूट रैंकिंग हो गई। ठीक, 4 यही 4 आपको एकदम तैयार भी होनी चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यूजीसी में जो प्रश्न बनेंगे कि टॉप में मतलब पहले नंबर पे कौन है, इस पे कौन है, तो इन सब के ही पहले दूसरे तीसरे जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यूजीसी जो अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछेगी इस रैंकिंग से, इन्हीं 4 में से ज्यादा पूछेगी, क्योंकि रिसर्च करने जा रहे हो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ओवरऑल, ये वाली रैंकिंग ज्यादा पूछती है। बाकी अभी तक कुछ नहीं पूछेगी। एक है इंजीनियरिंग वाली रैंकिंग, एक इंजीनियरिंग कॉलेज की श्रेणी बनती है, इंजीनियरिंग वाली रैंकिंग, इंजीनियरिंग श्रेणी बनती है। अगला आपका जो बनता है वो मैनेजमेंट वाली रैंकिंग बनती है, मैनेजमेंट कॉलेज की। 7वां मान लीजिए फार्मेसी की बनती है, फार्मेसी कॉलेज में टॉप पे कौन है। इसके बाद आपकी बनती है चिकित्सा के लिए, और 8वीं बनती है मेडिकल फील्ड की। मेडिकल फील्ड के बाद एक डेंटल कॉलेज की भी बनती है, डेंटल,
डेंटल कॉलेज की रैंकिंग बनती है। तो पहले तो ये सब तो नहीं पूछते, लेकिन ये 4 की रैंकिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 टॉप 3 इनके जरूर तैयार कर लेना, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चिकित्सा हो गया, फिर डेंटल हो गया, फिर बनती है कानून की, मतलब लॉ वाले कॉलेजेस की रैंकिंग। और 11वीं थी कौन सी? आर्किटेक्ट की। 11वीं कौन सी थी? आर्किटेक्ट की, वास्तुकला वाली। तो 11 पहले थी 2023 से पहले। अब 2023 में एक नया जुड़ गया 12वीं श्रेणी, और 12वीं श्रेणी आपकी क्या है? कृषि और संबद्ध क्षेत्र। तो आपसे अगर पूछेगा तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। NIRF का ये जो टॉप के रैंकिंग है, NIRF 2023। अब इनमें जो कॉलेज टॉप पे हैं उनके नाम एक बार मैच कर लो, कुछ बच्चों को आते भी होंगे, जिनको नहीं आते वो अपने आप जरा देख करके सीख करके तैयार कर लेंगे। मैं कुछ कॉलेज बता, टॉप 3 बता दे रहा हूं आपको, क्लियर? हर के टॉप 3 बता दे रहा हूं कि लर्न कर लेना। चलें, यहां तक कोई, किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या? अगर यहां तक समस्या ना हो तो हम आगे बढ़ें, जल्दी से बताइए, किसी बच्चे को यहां तक समस्या? अब ये रैंकिंग कौन जारी करता होगा? 1 मिनट। जैसे अभी ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ लूं, मैंने कहा 2015 में MHRD ने जारी कर दी। अब अगर कोई पूछेगा 2023 में किसने जारी की होगी, तो आपको पता है नई शिक्षा नीति आने के बाद MHRD संस्थान की जगह क्या हो गया? तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया। तो अब ये रैंकिंग कौन जारी करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE जारी करेगी। क्लियर? चलो, तो रैंकिंग में आप ध्यान दीजिए कौन कौन से टॉप, ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 3 कौन है? तो आपको 3 याद करने हैं। MBD याद कर लीजिए, ओवरऑल रैंकिंग में कौन टॉप पे है। तो मैं आपको सारी रैंकिंग बता रहा हूं, यहां पे ओवरऑल रैंकिंग बता रहा हूं। ओवरऑल में सभी का मिला करके टॉप पे कौन है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ही आपको जानना है सबके। इसको याद करने के लिए MBD याद करना है। MBD का मतलब बता रहा हूं, IIT मद्रास, IIT मद्रास। B का मतलब IIT बॉम्बे बिल्कुल नहीं है, IISc बैंगलोर, IISc बैंगलोर। D का मतलब बिल्कुल दिल्ली है, IIT दिल्ली। ये रहा आपका ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 3। क्लियर? आपने ओवरऑल रैंकिंग देख ली, तो ओवरऑल रैंकिंग के बाद आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग समझनी है। सर, केमिस्ट्री का पेपर हिंदी मीडियम में मिलेगा क्या? अब मिल तो जाएगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा आपको पहली चीज तो, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर हिंदी में थोड़ा जटिल हो जाता है, आप सभी को पता है। साइंस के जितने पेपर होते हैं वो हिंदी में बड़े जटिल हो जाते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आपको तैयार करना है। गजब की रैंकिंग इस बार की थी, आपको पता होना चाहिए। JNU सेकंड पे था, जामिया मिलिया इस्लामिया जो था, जामिया मिलिया वो 3rd पे था, और पहले नंबर पे IICS था। तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में नंबर 1 पे था IISc बैंगलोर, नंबर 2 पे था आपका JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पे था आपका जामिया मिलिया। अब जामिया मिलिया पता ही है, वो भी दिल्ली में, ये भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है, ये बेंगलोर में है। ठीक है, अब कॉलेज की लिस्ट आते हैं। कॉलेज में मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि नंबर 1 पे हमेशा से पता नहीं क्या है उस कॉलेज में, मिरांडा हाउस टॉप करता रहता है। वो कॉलेज पता नहीं क्या है, जान लेना भाई, खुद ही कभी ढूंढना कि उसमें क्या है। एग्जाम के टाइम हिंदी में, हाँ एग्जाम में तो मिल जाएगा। देखिए एग्जाम में बाइलैंग्वेज पेपर तो मिल जाएगा, इसमें तो समस्या नहीं है। आपके क्लॉज में भी जुड़ा होता है, आपको बाइलैंग्वेज हर जगह मिल जाएगा भाई। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, ऑफ मत फॉर मत लगाइएगा। मैंने अभी देखा किसी ने फॉर लगाया हुआ है, फॉर बिल्कुल मत लगाइएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, फॉर बीच में नहीं आता। ठीक है, अब देखिए आप कॉलेज में मिरांडा हाउस टॉप पे है, हिंदू कॉलेज सेकंड पे है, प्रेसिडेंसी कॉलेज 3rd पे है। और मजाक की बात है, 2 दिल्ली के हैं, एक चेन्नई का है। मिरांडा, हिंदू और प्रेसिडेंसी। मिरांडा हाउस टॉप पे है,
हिंदू कॉलेज टॉप पे है, मतलब सेकंड टॉप है, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस और प्रेसिडेंसी कॉलेज। मैं टॉप 3 बता रहा हूं बस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है, बस ये चेन्नई में है, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में है। तो कॉलेज के टॉप 3 ये हैं, 1 2 3, इनके टॉप जरूर याद करना, मैचिंग आएगा तो मिल जाएगा। मैं आप लोगों को क्या बता रहे हैं गुरुजी, ये मैं NIRF रैंकिंग समझा रहा हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, हायर एजुकेशन का सेगमेंट है जिसमें ओवरऑल रैंकिंग में ये टॉप 3 कॉलेज हैं, सॉरी टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये टॉप 3 हैं, कॉलेज रैंकिंग में ये टॉप 3 हैं। एक और रैंकिंग बताऊंगा रिसर्च वाली, तो रिसर्च वाली में टॉप पे कौन है उसी को बताना इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी जान लो, रिसर्च के कौन कौन से कॉलेज इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च के बाद आप लोग को कुछ और भी चीजें बतानी पड़ेंगी, वो भी देख लेना। ओवरऑल कॉलेज जान लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट को जान लो। रिसर्च इंस्टीट्यूट में IISc बैंगलोर टॉप पे है, IIT मद्रास सेकंड पे है, IIT दिल्ली थर्ड पे है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो रैंकिंग आई है उसमें नंबर 1 पे IISc है, वही बैंगलोर, IIT मद्रास सेकंड पे है और IIT दिल्ली थर्ड पे। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? और रिसर्च के मामले में आप लोग को पता होना चाहिए कि BHU जो है वो 16वीं रैंक पे था, इसीलिए BHU का महत्व बहुत ज्यादा है रिसर्च में, आप ये भी जानते रहिए। रिसर्च के मामले में ये बहुत अच्छा है। एक और लिस्ट आप लोग को बता दे रहे हैं इनोवेशन की, अगर इससे कभी क्वेश्चन बना भविष्य में तो आप जानते रहेंगे। मैं आपको इनोवेशन की भी लिस्ट लगा देता हूं। क्लास रोज होती है सर? हाँ बता दे रहे हैं, क्लास की टाइमिंग, मेरी क्लास जब भी चलती है मैं बता दे रहा हूं 5 बजे चलती है शाम को। मेरी क्लास जब भी रहती है 5 बजे शाम को रहती है। एक दिन मैं ऐप पे क्लास लेता हूं, उस दिन आप लोग को नहीं मिलेगी, अगले दिन पब्लिक क्लास लेता हूं वो आप लोग को मिलेगी। ठीक, क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को? किसी बच्चे को अगर कोई समस्या हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे हम। जल्दी जल्दी देख लीजिए अगर समस्या ना हो तो। अब इनोवेशन की लिस्ट में कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपके इनोवेटिव हैं जो रैंक रखते हैं? IIT कानपुर, IIT मद्रास और IIT हैदराबाद। KMH है। फर्स्ट पेपर में क्या आता है सर? कल क्लास कहां? कल मेरी क्लास रहेगी, बिल्कुल रहेगी 5 बजे। अब इनोवेशन की लिस्ट में भी आप एक इनोवेटिव जो रैंकिंग है उसको भी समझ लो। इनोवेटिव वाली एक ही मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ठीक है, मिटा दे रहा हूं नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं नवाचार। नवाचार की श्रेणी में कौन कौन से इंस्टीट्यूट टॉप पे हैं उसको भी याद कर लो। इनोवेशन वाले में IIT मद्रास इसमें टॉप, IIT कानपुर टॉप पे, नंबर 1 पे IIT कानपुर है, नंबर 2 पे IIT मद्रास है, नंबर 3 पे IIT हैदराबाद है। IIT मद्रास और नंबर 3 पे IIT हैदराबाद, ये इनोवेटिव वाली है। तो मैं ये 5 रैंकिंग कृपया आप सभी याद कर लेना, बहुत जरूरी है सर ये। हाँ यूट्यूब पे एक बार नोटिफिकेशन देख लेना, अगर रहेगी तो यही रहेगी, तो परसों जरूर रहेगी। मेरी अल्टरनेट चलती है, मतलब अगर आज मैंने पब्लिक क्लास ली है तो कल मैं पेड क्लास लूंगा, परसों मैं फिर पब्लिक लूंगा, नरसों मैं फिर पेड लूंगा। मेरा अल्टरनेट मैं पढ़ाता हूं, एक दिन पब्लिक एक दिन पेड। क्लियर है? हाँ रिसर्च के लिए IISc बैंगलोर। तो आपको मैंने सारी रैंकिंग बता दी, यही 5 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार पीछे जाकर के देख लो, इस ये बात समझ में आ गई। ओवरऑल बता दी है, यूनिवर्सिटी बता दी है, कॉलेज बता दिया है, रिसर्च बता दिया है और इनोवेटिव वाली जो रैंकिंग है वो भी बता दी है। क्लियर है? इनोवेटिव वाली भी रैंकिंग आपको बता दी। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत?
और इनोवेटिव में भी आपको पता है टॉप 10 पे आपका ये आईआईटी वाराणसी है, जो बीएचयू के अंतर्गत चलता है। आप लोगों को पता होगा ना, आईआईटी जो बनारस में है, मतलब बीएचयू ही है, वो बीएचयू में ही कैंपस में चलता है, तो टॉप 10 पे है। 10 रैंकिंग है आपकी आईआईटी वाराणसी जिसे बोलते हैं, यानी कि ये बीएचयू में ही है, वो 10 नंबर पे। बहुत अच्छी बात है, नोट कर लिए हैं। अब आपको बाकी चीजें आगे बताते हैं। यहां तक किसी बच्चे को उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगी। मैं जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो धीरे 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 करके आपको समझा रहे हैं हायर एजुकेशन की, कि आपको इससे दिक्कत ही ना हो। अब आपको 2-4 चीजें और थोड़ी बता दें कि आपको दिक्कत और भी ना रहे। अब आप थोड़ा सा एनसीईआरटी के विषय में जान लिए, एनसीईआरटी के विषय में, क्योंकि एनसीईआरटी आजकल पूछे जाने के संबंध में बड़ा फेमस चल रहा है। 20 से लेकर के 23 के बीच में बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं। स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम पता ही ये तैयार करता है, तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जिसे आप बोलते हैं, इसके विषय में देखो, बहुत से स्वायत्त निकाय हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले बहुत से शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्त निकाय होते हैं। इधर समझो एक चीज, देखो भारत सरकार जो है, सीधी सी बात है, सब बढ़े सब पढ़े वाला इस कोई भी देश है, उसमें शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। तो शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए समय समय पर सरकार द्वारा कुछ स्वायत्त निकायों की स्थापना की जाती है। कुछ स्वायत्त निकाय बनाए जाते हैं जिनको एक क्षेत्र दे दिया जाता है कि उसमें वो काम करें, और वो अपना काम करते हैं। बिल्कुल राम राम, चलो अच्छी बात है। तो इसी तरह का एक स्वायत्त निकाय है एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसी तरह के कई स्वायत्त निकाय मिलेंगे, जैसे आपको पता है एनआईओएस भी एक स्वायत्त निकाय है। मैंने कहा था इन सब के विषय में आता है, वो पढ़ लेना, ठीक है। सीबीएसई भी अपनी टाइप का एक स्वायत्त निकाय है। हाँ, पूछा बिल्कुल जाता है, इसीलिए इसको तैयार बिल्कुल करना। तो स्वायत्त निकाय के विषय में हम आपको पहला टॉपिक जो है एनसीईआरटी के विषय में बताते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। हाँ, आईआईटी कानपुर, मद्रास, हैदराबाद, बिल्कुल ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक, शैक्षिक ई का मतलब एजुकेशनल मिल गया ना, वही शैक्षिक है। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये हिंदी में है। अब इंग्लिश में सर क्या होगा? तो बिल्कुल मत परेशान हो भाई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, ठीक है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर बता रहा हूं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्लियर है? हिंदी याद करो चाहे इंग्लिश याद करो, कुछ भी याद करो, तैयार होना चाहिए। अब इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1961 में हुई थी। स्वायत्त निकाय है ये भी, 1961 में आया था। आपसे कई बार पूछ चुका है कि ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल करके पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दे आकर कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा निकाय स्थापित था, तो एकदम 100% अब श्योर हो गए, ये तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। ठीक, तो आपको चीजों को समझना है, किस रूप में इसको स्थापित किया गया था, तो आप कहेंगे सर स्वायत्त निकाय के रूप में। पॉलिटिकल साइंस के बच्चे बहुत अच्छे से स्वायत्त निकाय जानते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे बहुत अच्छे तरीके से स्वायत्त निकाय जानते हैं। अब इसको स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार, इसी के लिए मेनली लॉन्च किया गया था। देखो ये आया क्यों था, एनसीईआरटी को लाने का मेन मकसद क्या था? आज भी पता है एनसीईआरटी की किताबें, आप बोला जाता है जब भी कोई एग्जाम देने जाते हो 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ लो, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि देखो ये क्या करता है, जो स्कूलिंग है आपकी, स्कूली शिक्षा, इसको लाया ही इसलिए गया था कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करवाए। इसका पहला मोटिव तो यही नॉर्मल था। दूसरा, जो भी नीतियां बन रही हैं शिक्षा को लेकर के, या फिर और जो भी कार्यक्रम बन रहे हैं शिक्षा को लेकर के, ध्यान देना, शिक्षा को लेकर के जो भी नीतियां बन रही हैं, जो भी कार्यक्रम बन रहे हैं, ये क्या करेगा, केंद्र को, मतलब केंद्र सरकार, सेंट्रल, और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य को, ये दोनों को इस पर क्या देगा, तो आप कहेंगे सर सलाह देने का काम करेगा कि भैया ऐसी नीति बनाओ, ऐसा कार्यक्रम बनाओ कि स्कूली शिक्षा बढ़े। ये एनसीईआरटी का मेन दायित्व था जब ये स्थापित कर दी गई थी।
अब स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जो भी रिसर्च कार्य बढ़ाना, जो भी आपकी पूरक सामग्रियां यानी कि पाठ्यक्रम इत्यादि, इनके ऊपर बाकी चीजें बनाना, कुल मिलाकर के ये सारे काम इसी के थे। ठीक है, 2020 एनईपी ने इसको क्या जिम्मेदारी दी है वो इंपॉर्टेंट है, वो समझा देते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई पॉइंट में दिक्कत, किसी भी पॉइंट में इतने में कोई दिक्कत, एनसीईआरटी के संबंध में मैंने जो बताया है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? जल्दी से एक बार देख लीजिए, यहां तक समस्या ना हो तो हम बताएं एनईपी ने इसके साथ क्या प्रावधान दिए, या एनईपी के समय जो 2020 में एनईपी आई है उसके साथ इसका क्या समायोजन है। हाँ भैया, शुभ संध्या। अब जो एनईपी जारी हुई है यानी कि 2020, इसने किस लिए क्या क्या चीजें करने को कहा है, आप बताइए जल्दी से। अब 2020 एनईपी ने इसके लिए क्या प्रावधान किया, इसको समझो। जो एनईपी 2020 के अनुसार, क्योंकि अब हमको हर चीजें किसके अनुसार जाननी है, एनईपी 2020 के अनुसार। ठीक है, तो एनईपी 2020 के अनुसार जो एनसीईआरटी है वो प्रारंभिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा और वयस्क शिक्षा के लिए, ध्यान देना, के अनुसार जो एनसीईआरटी है ये प्रारंभिक शिक्षा प्लस स्कूली शिक्षा प्लस वयस्क शिक्षा। देखो ये तीन तरह की शिक्षाएं आप सभी को पता है, प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, स्कूली शिक्षा क्या होती है और वयस्क शिक्षा क्या होती है। इन तीनों के लिए पाठचर्या की रूपरेखा जो विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। देखो ये बात अच्छे से समझ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, बात समझो। एनईपी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो एनसीईआरटी होगी वो क्या करेगी, वो प्रारंभिक शिक्षा, वो स्कूली शिक्षा, वो वयस्क शिक्षा के लिए पाठचर्या की रूपरेखा तैयार कराएगी, करिकुलम की रूपरेखा ये तैयार करेगी। तैयार कराने की नोडल एजेंसी होगी। बात समझ में आ गई सबको? इस पॉइंट को जरूर याद करना, अगर कभी आएगा तो आप बता देंगे। ठीक है, अब ये कहां पे है इसका मुख्यालय, तो आपको पता है इन सब के मुख्यालय दिल्ली में होते हैं। ठीक है, इन सब के मुख्यालय कहां होते हैं? वैसे एनसीईआरटी का मुख्यालय कहां है, तो पिछले वाले पेज में ही नोट कर दे रहा हूं, एनसीईआरटी का मुख्यालय है दिल्ली में। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहां है, तो आप कहेंगे सर दिल्ली में। क्लियर? कोई यहां तक कोई दिक्कत? एनसीईआरटी से बहुत से संस्थान जुड़े हुए हैं तो इसके लिए दिक्कत मत लेना। ठीक, एनसीईआरटी आप सभी लोगों का ईमानदारी से तैयार हो गया, कोई दिक्कत? अगर आपका एनसीईआरटी तैयार हो गया तो हम आपको और भी कुछ बता दें, अगर समय बचे नहीं तो अब इसके बाद आप मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप, मैं देख लेता हूं सर आ गए होंगे तो आप लोग इसके बाद मैथ पढ़ेंगे, नहीं तो मैं अगर समय रहेगा तो आपको एनआईओएस भी पढ़ा दूंगा आज की क्लास में। तो एक मिनट के लिए रुकिए, मैं देख लेता हूं। हाँ, यहां तक उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वैसे सर आ भी चुके हैं तो इसलिए निश्चिंत हो जाओ। अब मैथ की क्लास चलेगी, खूब मन लगा के पढ़ना। अब आगे के टॉपिक में नेक्स्ट जब भी आऊंगा पब्लिक क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब आप लोग को मैं छोड़ रहा हूं और सर को बुला रहा हूं। अब सर आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, खूब अच्छे से मैथ पढ़ना। आइए